अमर भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो बहन? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कितने घंटे काम किया और किस चीज़ पे काम किया? नीचे कमेंट्स में लिखो। अच्छा लगेगा मुझको पढ़ के, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे डॉक्यूमेंट करके। आज हम बात करने वाले हैं जो लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंक्लूड्स इमरान खान और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। नए नए पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है आपको भी इसमें इंटरेस्टिंग लगे, मज़ा आए कि हाँ भाई सोचने को मिल रहा है ये पर्सपेक्टिव। मैं यहाँ पे एटलीस्ट 50% तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, ये मेरी कोशिश होगी। दोनों साथ में चलें और देखें हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, बिना मीम्स बिना जोक से कोई भी कंटेंट को देखे हुए, अगर आप बहुत जल्दी, आपका टेंशन स्पैन इतना छोटा कि आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, अरे यार यहाँ पे सोचना पड़ और भाग जाते हो, तो प्लीज़ अभी भाग जाओ। यहाँ पे चटपटी चाट अटैक ब्लैक एंड वाइट बुलशिट नहीं होने वाली, ठीक है? वो सब मैं नहीं करता, ना ही मैं करने वाला हूँ। वो पूरी तरह से ओवर सिंप्लीफाइड रिडक्टिव कंटेंट जिसको देख के असॉल्ट हो जाती है दिमाग में। अगर आप स्टे करके पेशेंटली एब्जॉर्ब करना चाहते हो, नई तरीकों से देखना चाहते हो, आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन पसंद है, तो बैठो। पहला बात करने वाले हम इमरान खान की। इस इंसान ने स्टेटमेंट दिया मेंटल स्लेवरी वाला एंड यारा यारा यारा। तुम्हारे पॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है रियल पॉलिटिक का। सो बेसिकली टाइप की पॉलिटिक्स होती है जिसमें एक इंसान अपनी मॉरल कंसिडरेशंस, मॉरल एथिक्स, एथिकल कंसिडरेशन, इन सबको उठा के साइड में रख देता है। वो देखता है भाई मेरे को किस चीज़ से प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली फ़ायदा होने वाला है, और वो सारी साइड अपना लेता है। वो उसको अगर रूप धारना हो तो वो रूप धार लेगा। पावरफुल पोजीशंस को होल्ड करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस एक्चुअल में ये करते हैं। क्लियरली ये जो कर रहा है, मेरे एटलीस्ट अनुसार रियल पॉलिटिक कर रहा है। फिर आती है भाई यहाँ पे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? इस पर आप अग्री करोगे? थैंक यू भाई। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें डर है कि भाई ये क्राइम्स कमिट करेंगे, राइट? विमेन राइट्स के अगेंस्ट, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट। अगर 5 सेकंड के लिए तुम ये कॉन्सेप्ट मिटा दो कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कोई भी झुंड ले लो जो लेट्स से 10,000 का है, 20,000 का, क्योंकि ये यहाँ पे जब स्टार्ट हुए थे तो 80,000 के थे, राइट? व्हेन दे टुक ओवर 80,000 लोगों का ग्रुप जिनके पास वेपन, जिन्होंने एक कंट्री को टेक ओवर कर लिया है। हमारे पास प्रश्न ये आता है, 5 सेकंड के लिए तालिबान हटा दो अपने दिमाग से, कोई भी 80,000 लोग सोचो, गन्स उनके हाथ में। तुम जब सोचोगे लॉजिकली कि भाई मैं कैसे विश्वास करूं ये क्राइम नहीं कमिट करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ मैट्रिसेस या इंडेक्सेस आने चाहिए, राइट? जिसके बेसिस पे तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ यार मे बी ये नहीं करेंगे। यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम इन योर माइंड। जो बिलीफ ये क्रिएट कर रहा है, वो बिलीफ कहाँ से आता है? ऑन द बेसिस ऑफ, पहला, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कितना ज्यादा है, यानी कि ये कितने कोऑर्डिनेटेड हैं। दूसरा, रेगुलेटेड कितनी है, इनको कौन रेगुलेट कर रहा है, किन ग्राउंड्स पे रेगुलेट कर रहा है, और इन रेगुलेशन के अंदर पीनलाइज क्या हो रहा है अगर उस रेगुलेशन को कोई तोड़ता है तो। वो लॉस क्या हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस लॉस के बेसिस पे रेगुलेट हो रही है, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन से लॉ और बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखना है भाई ये ऑर्गेनाइजेशन किन लॉ से बाउंड है, जिससे उनको फियर होगा, या फिर मॉरल फियर नहीं, एथिकल फियर नहीं, रियल फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस राइट नाउ। मैंने ये रेगुलेशंस में ये चीजें तोड़ी हैं जो कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको ब्रेक करता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस रियल मुझे उसी मोमेंट पे देने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट आता है पब्लिक स्क्रूटनी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कितना डरती है पब्लिक स्क्रूटनी से, यानी कि एक तरह से डेमोक्रेटिकली भी लोग उसको कितना कंट्रोल करते हैं जितना वो लोगों पे रेगुलेट कर रही है। अपना कंट्रोल, सोचना इन सब फैक्टर्स के बारे में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल करी, वो सब जितने फैक्टर्स मैं बता रहा हूं, अगर ये बहुत हेल्थी वे में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही कम होगी ऑपरेशन में, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में। तो आता है पब्लिक स्क्रूटनी, यानी कि पब्लिक के पास इक्वल या फिर ऑलमोस्ट ज्यादा पावर है उस ऑर्गेनाइजेशन से। अगर ज्यादा भी ना हो तो कम से कम इक्वल पावर तो है, यानी कि वो अपनी पावर जब इक्वल में होते हैं तो दोनों में से कोई पार्टी अब्यूज नहीं कर पाती दूसरी को। लेकिन जहां पे पावर में इनइक्वालिटी आ जाती है बहुत खतरनाक लेवल पे, तो एक दूसरे इंसान के पास ऑटोमेटिकली एक पावर होती है अब्यूज करने की, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है उस पावर को यूज या अब्यूज करना। आई होप इतना क्लियर है भाई, ठीक है? लास्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग क्या हुई है, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग उनको काइंड ऑफ कंडीशन करती है प्रोटोकॉल्स में। एक अनट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक अनट्रेन्ड ग्रुप को अगर आप कह दो कि भाई आपको रूल करना है, तो उन्हें पता ही नहीं होगा हमें रूल कैसे करना है। उन्हें कभी गाइडलाइंस नहीं दी गई, उन्हें कभी सिखाया नहीं गया। तो द मोड ऑफ रूल करना वो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक इंसान जो कि बहुत काइंड है, हो सकता है बहुत ही काइंड वे में रूल कर रहा हो, बहुत ही काइंड वे में डील करे लोगों से, और एक इंसान जो अनकाइंड है, क्रूअल है, जो सेडिज्म में हाई करता है, साइकोपैथी में हाई करता है, मैकियावेलिज्म में हाई करता है, शार्डनफ्रॉइड में हाई करता है, वो हो सकता है भाई ऑपरेस करे लोगों को। वो ब्राइब ले, थप्पड़ मारे, गोली मारे, मर्डर कमिट करे, गुट बना ले। तो ट्रेनिंग क्या हुई है उनकी? तो हमारे पास क्या आते हैं सारे फैक्टर्स? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के ऊपर कोऑर्डिनेशन, फिर रेगुलेशन, लॉस क्या बाउंड करते हैं, और पब्लिक स्क्रूटनी। ये पांचों फैक्टर्स तालिबान पे कितना अप्लाई होते हैं, ये आप अपने जहन से लॉजिकली पूछो। मैं यहाँ पे आपकी थिंकिंग को अपील कर रहा हूँ, फेथ को नहीं, बिलीफ को नहीं।
क्योंकि हम लोग सिंपल लॉजिकली घुसते हैं इस चीज़ में। इसको बहुत छोटे में अगर हम आप रिड्यूस करना चाहें तो क्वेश्चन वुड बी हाउ मेनी चेक्स एंड बैलेंसेस डू दे हैव, एंड बाय दे आई मीन द ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रुप। क्योंकि आप एक बात मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूँगा, जब आप कह रहे हो ना कि मैं सपोर्ट करता हूँ तालिबान को, तुम एक्चुअली में रियलाइज नहीं करो तुम ये सेंटेंस क्या बोल रहे हो। तुम सेंटेंस कह रहे हो मैं आंख बंद करके 80,000 लोगों के एक्शंस पे बिलीव कर रहा हूँ। मे बी तुम 5 लोग जो टॉप पे हैं वो कह रहे हो कि वो यार मुझे सही लग रहे हैं। मेरी बात समझना, हम सिनारियोज ड्रॉ करते हैं। अब मे बी एक सिनारियो तुम्हारे दिमाग में ये है कि मुझे लग रहा है ये 5 लोग जो मुझको कैमरे में दिख रहे हैं, इंटरव्यू में दिख रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स पास करी, मैं इन पर विश्वास कर रहा हूँ। 80,000 में से 5 लोग पे विश्वास कर रहे हो, बाकियों का क्या? 79,995 लोगों के एक्शंस उतने ही इंपैक्टफुल हैं जितने उन 5 लोगों के हैं, बिलीव इट और नॉट। क्योंकि रोड पे, टाउन्स में, विलेजेस में, माउंटेन्स में, हर जगह वो सब हैं। और मे बी वो कोऑर्डिनेशन नहीं है उनके बीच में, मे बी वो चेन ऑफ कमांड नहीं है, मे बी वो लॉस से बाउंड नहीं हो रहे, मे बी वो पनिशमेंट का फियर नहीं है उनके अंदर, जो कॉन्सिक्वेंसेस का फियर होता है। अब बात करें ग्रुप्स की, आपको मैं बता नहीं सकता कितने तरह की हम आइडेंटिटीज में बांध के बैठे हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन को अटायर बेस कर रखा है, यूनिफॉर्म बेस कर रखा है। नाउ अब आप ग्रुप इंक्रीज करते चले जाओ, आइडियोलॉजी चेंज होती जाएंगी, पूरे नॉर्म चेंज होते चले जाएंगे, रूल्स चेंज होते जाएंगे, बिहेवियर चेंज होते जाएंगे, सब कुछ चेंज होता जाएगा। लेकिन आपको जो कॉमन दिखेगा वो है कि हम यूनिफॉर्म्स या अटायर्स में बहुत बिलीव करते हैं टू मार्क द प्रेजेंस ऑफ हु वी आर। तो जब हम ग्रुप देखते हैं तो एक बहुत भयंकर इल्यूशन फॉर्म होता है हमारे दिमाग में कि भाई ये एक हैं। ये एक फैलेसी है। इंसान जस्ट बिकॉज वो एक डॉन कर ले रहा है एक तरह का यूनिफॉर्म जिसमें आपको लग रहा है कि ओ बिकॉज इनके बीच में कॉमनैलिटी या बिलीफ या फिर आइडियोलॉजी में है तो ये सेम लोग हैं, द ट्रूथ इज वो नहीं है। बिकॉज कभी कभी इंसान किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने में या फिर किसी कॉमनैलिटी वजह से या फिर किसी आइडियोलॉजी की वजह से एक अटायर में आ जाते हैं सेम। अब वो मिलिट्री भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है वो सब लोग सेम हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमें ये ऐसे दिखाना चाहता है क्योंकि वो हमारा दिमाग जो देख रहा है बहुत एक यूनिफॉर्म कलेक्टिव वे में एक चीज़ के मल्टीपल वेरिएशंस देख रहा है। तो ये इल्यूजन हमारे दिमाग में बिल्ड होता है कि ये सब सेम चीज़ है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन आर्मी देखेंगे तो हमें वो सेम लगेगी, अगर हम पाकिस्तानी की क्रिकेट टीम को देखेंगे हमें लगेगा सब बेसिकली एक के ही दूसरे रेंडिशंस हैं। टीम एक्चुअल में कलेक्टिव बॉडी होती है, 11 लोग जो एक्चुअल में कंप्लीटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। जब उन इंसानों को जानोगे आपको पता चलेगा ये कंप्लीटली डिफरेंट है, बट उस टाइम पे कॉमनैलिटी ऑफ बीइंग इन अ सेम टीम फेसिंग द सेम एनिमी या फिर सेम गोल के लिए जो फाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक डॉन कर लिया है एक रोल को जो कि इस वक्त एक दूसरे से इनडिसर्नेबल है। ऐसे समझो। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा अगर आप इस फैलेसी से निकल सकते हो, देयर आर ऑलवेज ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स। हर ग्रुप के अंदर जो आपको बाहर से लग रहा है कि ये 80,000 का ग्रुप है और मैं इस 80,000 के ग्रुप में बिलीव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है ये जो कह रहे हैं 5 लोग जो ऊपर ग्रुप में हैं वो मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं यार हम लोग इस बार कुछ नहीं करेंगे, तो हो सकता है मैं बिलीव कर रहा हूँ। बट हमें इस सोशियोलॉजिकल रियलिटी में और ग्रुप्स डायनामिक्स में ये चीज समझना पड़ेगा कि ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। लेट्स जस्ट से आइडियोलॉजी है एक्स, लेट्स से एक्स के अंदर 200 लोग हैं। आप एक चीज देखो कि 200 लोग जब बाहर से देख रहे हो तो आपको लगेगा सब एक्स हैं, इस आइडियोलॉजी के सब इसमें बिलीव करते हैं। लेकिन आप जब अंदर जाओगे और जब आप इंटरेक्ट करोगे लोगों से तो आपको पता चलेगा इस एक्स के अंदर YZABCDEF ग्रुप आइडेंटिटी होगी या ग्रुप आइडियोलॉजी होगी, उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज सेम अम्ब्रेला के अंदर। समझ रहे हो? आइडियोलॉजीज विद इन आइडियोलॉजीज। इसलिए आप कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ने लग जाओ आपको दिखेगा उसी के अंदर हमेशा फैक्शंस होते हैं। आप कम्युनिज्म के अंदर आप जाते हो तो आपको दिखेगा भाई उसके अंदर भी फैक्शंस हैं। दूसरा आप देखो बाहर से फेमिनिज्म के अंदर जाओ तो आपको दिखेगा बहुत सारे फैक्शंस। तुम्हारा हर चीज़ के अंदर आपको बहुत सारे फैक्शंस दिखेंगे जो आपस में भी डिसएग्री करते रहते हैं। मोड ऑफ एक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है, ये भी आपको दिखेगा। कुछ लोग होते हैं उनका मोड ऑफ एक्शन है कि भाई हमारे गुट का हमें एक्शनेबिलिटी जो हमारे प्लान में वो ये है। दूसरा ग्रुप उस एक्शनेबिलिटी से कंप्लीटली डिसएग्री करेगा, वो कहेगा भाई ये हमारा मोड नहीं है, हमारा मोड ये है, कैसे हम बिहेव करने वाले हैं या फिर हम अपने इमोशंस को अपनी डिमांड्स को कैसे व्यक्त करते हैं। कोई हो सकता है वायलेंट वे में व्यक्त करना चाहे, कोई हो सकता है पैसिव वे में व्यक्त करना चाहे, कोई हो सकता है मिक्सचर में करना चाहे, कोई हो सकता है कि 30-70 रेशियो में करना चाहे। इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स जानवर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई तुम दूर से बाहर से अगर इस वक्त तालिबान को देख रहे हो, तुम्हें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए कि तालिबान के अंदर बहुत सारे इस वक्त ग्रुप्स होंगे, इवन ये 80,000 लोगों में भी। और उन ग्रुप्स में जो लोग हैं तुम नहीं जानते और उनकी विचारधारा क्या है या फिर किस एक्सट्रीम में या किस तरह के उनके बिलीव्स हैं जो कंप्लीटली इनकॉन्ग्रुएंट हैं, डिस्कनेक्ट है जिसमें जो उस वक्त ऊपर लोगों से कह रहे हैं उनसे। दे माइट एक्चुअली बी पीपल ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर एज वेल। कंसिडर करना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको और डीप जाना चाहते हो कि भाई श्वेताब अभी इसमें भी बात तुम्हारी से लग रही है लेकिन अभी भी कुछ रह गया है और हम अंदर जा सकते हैं, आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई कैसे डिटरमिन करें ग्रुप की बाउंड्रीज या लिमिटेशंस क्या है ऑफ प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स
एंड एक्शंस। वो कंप्लीट डिपेंड करता है ग्रुप का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है। कई बार क्या होता है बहुत सारे ग्रुप्स में, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन पुलिस में जितना भी वायलेंस के रिलेटेड जितनी भी स्टडीज आई है उसमें यही कही कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है अमेरिका का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में, वो उतना टफ है ही नहीं। तो इसलिए आप बार बार जितनी भी गन डिबेट हो गई या फिर पुलिस को जो हायरिंग प्रोसेस होता है उसमें बात चलती रहती है बैकग्राउंड चेक्स की, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स की। तो आपको ये देखना है भाई आप बहुत लेवल की एक्सट्रीमिटी अगर ढंग के साइकोलॉजिकल प्रोग्राम से रिक्रूटमेंट सिस्टम्स में बैठाते हो तो आप वीड आउट कर सकते हो। आप रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही देख सकते हो कि इंसान की लीनिंग्स कहाँ कहाँ क्या होंगी, गुटबाजी में क्या क्या लीनिंग्स है, इनकी ट्रू भावनाएं क्या है, इनका ट्रू बिहेवियर क्या है, इनकी पैटर्न्स क्या हैं। और दूसरी चीज आती है फिर ट्रेनिंग, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर आता है भाई एजुकेशन, क्या ग्रुप रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था भी कि नहीं। दूसरा, इनकी रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग के दौरान एजुकेशन कितनी हुई, पहला कितनी एजुकेशन ऑलरेडी थी, दूसरा इनको कितनी एजुकेशन दी गई है, तीसरा प्रिंसिपल्स क्या है, मोटो क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो होता है। मोटो के बाद आता है एक अंडरलाइंग आइडियोलॉजी। हर पुलिस की, हर फोर्स की आप देखोगे कहीं ना कहीं एक अंडरलाइंग आइडियोलॉजी होती है जो दिस इज द सेंट्रल फाउंडेशनल आइडियोलॉजी। वो क्या है। अब यही सारे फैक्टर्स आप वापस इधर अप्लाई करो। क्या वो कंड्यूसिव है ऑफ गिविंग पीपल ऑप्शंस, रोल्स, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी। तुम कह रहे हो क्योंकि ये सब चीजें लड़कियों को मिलती रहेंगी कंटिन्यूड। हर फैक्टर से देखो दोस्त, मेरा यही कोशिश है तुम्हें सोचवाने की। मैं बस इसलिए जितना डीप हो सकता है ऑब्जेक्टिवली जाने की जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। जब हम बात कर रहे हैं भाई ग्रुप की जो कि इस वक्त एक पूरा कंट्री होल्ड करके बैठा है, तो हमें समझना चाहिए कि क्लियरली वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लियरली उनके अंदर बहुत बड़ा फियर होगा कि अंदर ही अंदर ग्रुप्स के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, लड़ाई ना हो, ग्रुप स्प्लिट ना हो। तो आपको ये समझना है कि देयर आर गोइंग टू बी, लेट्स जैसे 10 है अगर एग्जांपल आप रख रहे हो कि किसी अंदर 10 लोग हैं, आपको एक चीज़ रखनी पड़ेगी बेसिक प्रोबेबिलिटी या सिंपल उस हिसाब से कि 10 में से एक तो होगा जो कि लेट्स जस्ट से एक्सट्रीम में जा रहे हैं। इतना अगर तुम मुझे ग्रांट कर रहे हो, ठीक है, यही सिंपल लॉजिक लगा लो 80,000 में 10 में से अगर एक तुम कह सकते हो थोड़ा सा कुकू है, मतलब वो हाईली एक्सट्रीम साइकोपैथी, मैकियावेलिज्म, सैडिज्म, शार्डनफ्रॉइड इन सब में रेट कर रहे हैं, ठीक है, क्रूअल हैं वो दिल से, बहुत एक्सट्रीम है। अनएजुकेटेड या एजुकेशन पे सिंपली तालिबान की आप गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा ये कितनी एजुकेशन में कितना रैंक हाई कर रहे हैं। मैं 80,000 लोगों की बात कर रहा हूँ, 5 या 10 लोगों की नहीं। एंड लास्टली आता है सबसे बड़ा फैक्टर पावर एंड इक्वालिटी का। यू टॉकिंग अबाउट अ हाईली अनट्रेन्ड, अनकोऑर्डिनेटेड, अनरेगुलेटेड, अनएजुकेटेड ग्रुप ऑफ पीपल जिनको फाइनली पहली बार पावर फील हुई है ओवर अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें विमेन हैं, लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, बड़ी लड़कियां हैं, विडोज हैं, कोई भी ले लो। यू कैंट इमेजिन द फीलिंग ऑफ पावर क्या क्रिएट करती है ह्यूमन साइकोलॉजी में। तुम्हारे पास गन है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम एक विलेज को रूल कर रहे हो, तुम काइंड ऑफ वॉरलॉर्ड हो उसके। तो तुम क्या बात कर रहे हो यार कि आंख बंद कर मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे विश्वास है 80,000 लोगों के ग्रुप में कि मैं बिलीव कर रहा हूँ कि हाँ ये ह्यूमन राइट्स या विमेंस राइट्स या इन सब चीज़ों को बहुत ही केटर करेंगे क्योंकि इनके अंदर काइंडनेस बहुत ज़्यादा है। या फिर मे बी पावर के पीछे क्या मज़ा आता है, पीछे क्या एक अलग लेवल का करप्शन होता है ह्यूमन ब्रेन का, मे बी तुम गेस नहीं कर सकते। मे बी तुम्हें कंसिडर करना है रियल प्रैक्टिकल वे में सोचो। पीपल विद गन्स, ग्रुप ऑफ गन जो कि एक विलेज को कंट्रोल कर रहे हैं जिसमें तुम्हारे जिस प्लेस से 1,000 लोग रह रहे हैं, 2,000 लोग रह रहे हैं, 5,000 लोग रह रहे हैं, एंड तुम्हें पहली बार रियल सेंस ऑफ पावर फील हो रहा है गन लेके, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें लगता है कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है क्योंकि तुम आप फकिंग रूल करते हो कंट्री को। मैंने कहा मेन काबुल शहर सोचो भाई, पूरा रीजन सोचो ना, माउंटेन से तुम्हारी पूरी वैलीज में जहाँ भी तुम सोच सकते हो, विलेजेस या टाउन या कुछ भी। क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करने से शुरू हुए थे, मे बी देयर इज अ पॉइंट इन यू तुम्हें लगे कि हाँ इसका ऑपोजिट हुआ, यानी कि आर्मीज़, दुनिया की जो आर्मीज़ हैं वो तो यानी कि इसीलिए वो ऐसे क्राइम्स कमिट नहीं करती। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि हम इसलिए तालिबान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आर्मीज़ भी काफ़ी हद तक, तुम अगर हिस्टोरिकल डेटा पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस है जहाँ पे वो भी यही काम कर रहे थे। पहला एग्जांपल हो गया तुम्हारा सिंपल जापान कॉलोनाइजेशन ऑफ चाइना एंड कोरिया, सेक्सुअल स्लेवरी से लेके कैनिबलिज्म से लेके आपको पता नहीं क्या क्या स्टोरीज हॉरर की नहीं मिलेंगी इसमें, जिसमें एक्चुअली आर्मीज ने कैरी आउट करी हुई हैं ये अट्रॉसिटीज औरतों के साथ, सिविलियंस के साथ। रशियन आर्मी ड्यूरिंग तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 में ये डोर टू डोर जाके क्या क्या मास लेवल पे चलता था, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता आपको, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये रशियन तुम्हारी आर्मी थी हु जस्ट लाइक ये फाइटिंग की नहीं, ये सिविलियंस औरतों के साथ करते थे ये, ठीक है। अमेरिकन आर्मी इन वियतनाम बच्चों के साथ क्या किया उन्होंने, विलेजेस में क्या किया, पूरे टाउन्स के साथ क्या करते थे, आपको देखना पड़ेगा। ये जितने मैंने फैक्टर्स बताए थे ना ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग के, कोऑर्डिनेटेड, रेगुलेटेड, लॉज, पब्लिक स्क्रूटिनी, अफेक्टेड, ये सब ट्रेनिंग सब मिट्टी में मिल जाता है जब आप ऐसी जगह पे होते हो जहाँ से कोऑर्डिनेशन गायब हो जाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस सीम टू डिसअपीयर।
अब वापस उस पॉइंट पे आ गए जहाँ मैं पावर की बात कर रहा था, जहाँ पे आप एक इंसान अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी में आ जाता है ऑफ बीइंग अ फकिंग होमो सेपियन ऑफ अ प्राइमेट, और वो उसको लगता है मेरे पास पावर है और मेरे पास कोई चेक्स एंड बैलेंसेस जब सर पे नहीं होते। जापान कॉलोनाइजेशन ऑफ चाइना एंड कोरिया, रशियन आर्मी, अमेरिकन आर्मी। अब तुम्हें मैं बताता हूँ बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन स्पेशल फोर्सेस का। ये आप सिंपल गूगल कर सकते हो, अभी हाल ही में फाइंडिंग हुई थी बहुत बड़ी तुम्हारी ऑस्ट्रेलियन स्पेशल फोर्सेस के बारे में, कि उन्होंने कितने सारे सिविलियंस को मज़े मज़े में मजाक में मारा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। जब रेगुलेटेड कोऑर्डिनेटेड तुम्हारी ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन जब दूसरे कंट्रीज में जाती थी, वो भी इंसान होना ना रोक पाई, जहाँ चेक्स और बैलेंसेस उनके खोपड़ी से चले गए। तो तुम ये कैसे कह सकते हो एक कंट्री अब जिसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है ही नहीं, वो खुद ही अल्टीमेट पावर है, तुम कैसे गारंटी ले सकते हो कि भाई वो अट्रॉसिटीज कमिट नहीं करेंगे? जब ये लोग इनको डर नहीं लगा, जापान, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सोचो मेरे भाई या बहन। मैं यहाँ ह्यूमन बिहेवियर की बात करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पावर की बात करना चाहता हूँ। इंसान को, इंसान नामक जानवर को आप पावर देते हो, ठीक है, वो क्या करता है? आई डोंट नीड टू ले इट आउट फॉर यू। चेक्स एंड बैलेंसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट्स, कोर्ट्स, पनिशमेंट्स, प्रिजन्स, पुलिस, ये सब चीज़ें, फोर्सेस इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए पता चलता है क्योंकि इंसान को जानवर बनने में कुछ क्षण लगते हैं। मैं नहीं कह रहा हर इंसान को, बाय द वे, हर इंसान की बात नहीं कर रहा, काफ़ी इंसानों को, लेकिन हाँ, ऑल दे नीड इज़ कि दे विल नॉट गेट कॉट, कि अब वो कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं। इंसान ऐसा जानवर बन सकता है कि जानवर भी शर्मा जाएं। सो मे बी इंसान पे इतना भरोसा मत करो, मेरा कहने का मतलब ये होगा आपसे। जितने लोग इस वक्त आंख बंद करके कह रहे हैं जैसे कि वो जानते हैं उनके रिश्तेदारी में रहे वो 80,000 लोग, और उन सबसे वो बैठ के नॉन सर्वे या स्टडी हुई थी जिसके बेसिस पे वो कह रहे हैं हाँ इनके पूरे कैरेक्टर टेस्टिंग हो चुकी है, इनकी पूरी साइकोमेट्रिक टेस्ट हुए हैं, उनके इंटेलिजेंस के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, बहुत ही हाईली एथिकली, बहुत ही मॉरली, बहुत ही इम्बाइब्ड फोर्स है ये। कुछ नहीं जानते तुम, और तुम्हारे पास हिस्टोरिकल डेटा पड़ा हुआ है। इवन तो मैंने वो हिस्टोरिकल डेटा इसलिए साइट नहीं किया क्योंकि भाई जो 1995 या 90 समथिंग में लोग थे, मे भी हो सकता है ये जो नई पार्टी है या जितने लोग हैं, नया ग्रुप है, मे भी अब बदल गए हैं, तो मैं इतना लीवे दे दूंगा, चलो ठीक है। लेकिन अगर आपको सिंपल हिस्टोरिकल देखना है डेटा, तो प्लीज़ जाके पढ़ो यार उन्होंने क्या किया था 1996 से उठा के तुम्हारा 2001 तक का, तो तुम एटलीस्ट खुद से पढ़ ही सकते हो ना क्या क्या कर रहे थे। देख लो भाई, तुम्हें क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। आई होप तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो यार, आई होप ज़्यादा बोर नहीं हुए हो, आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, कुछ सोचने को मिला हो। हम लोग जिस एक्सप्लोरेशन में गए एटलीस्ट कुछ फेयर पॉइंट्स मिले होंगे। तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं दोस्त, तुम भी नीचे दो प्लीज़। कोशिश करना जितना ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन बेस्ड, ग्रुप बेस्ड, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड तुम आर्ग्यूमेंट दे सकते हो उतना बेहतर होगा। एथिक्स, मोरालिटी में भी आर्ग्यूमेंट हो तो मज़ा आएगा, क्योंकि फिर वो एक सोच वाली डिबेट है, डिस्कशन हो, जैसे हम तुम दोनों इंसान एज ह्यूमन बींग्स डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से हो रहा है, अटैक बेस्ड नहीं है वो, हमारे जाहिल होने का एविडेंस नहीं व्यक्त कर रहा वो। ठीक है, तो जाहिल नहीं बनना, समझदार बनना। ठीक है दोस्त।